नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को संसद में पेश होगा। मध्य प्रदेश को 2024-25 के इस केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने में इस बजट से क्या मदद मिल सकती है, उम्मीदों और राहतों के इंतजार में बैठी जनता की भावनाओं को समझने के लिए ही ये डिबेट हमने आज की है। तो चर्चा की शुरुआत से पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भारत का हृदय, अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधतापूर्ण भूगोल और विकास की अपार क्षमता के लिए जाना जाता है। 2024-25 के केंद्रीय बजट से राज्य में बड़ी उम्मीदें हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजनाओं की घोषणा सहित सिंचाई सुविधाओं में सुधार और नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त आवंटन के साथ ही रेलवे लाइनें और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं शिक्षा के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बजट में वृद्धि किए जाने की संभावना है। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी एक अहम फैक्टर हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर ये बहुत विकास परख बजट बनने वाला है। लगभग 1,32,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और इसके साथ साथ में मकान, निःशुल्क राशन, चौड़ी सड़कें, राजमार्ग, ट्रेन के मार्ग की बढ़ोतरी हो या ट्रेन के फेरों की बढ़ोतरी हो और इसके साथ साथ में गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो। आयुष्मान भारत में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है और उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि एक लाभ मध्य प्रदेश की गरीब जनता को, आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा। इस बजट में मध्य प्रदेश को सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए स्पेशल पैकेज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए इस साल 2000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। केंद्र के आम बजट में शेष 22 लाख में से 9 लाख मकान के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए लक्ष्य के लिए मध्य प्रदेश को ज्यादा लाभ मिल सकता है। हालांकि विपक्ष को मध्य प्रदेश के साथ न्याय की उम्मीदें नहीं है। कल बजट आएगा तो हम देख लेंगे क्या पैकेज दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए। टोटल बजट का 20% राज्य सरकार कर्ज के ब्याज में दे रही है। टोटल बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास बुनियादी ढांचे को इम्प्रूव करने के लिए, बुनियादी ढांचे पर नए सिरे से योगदान करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर अलग से खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी विशाल क्षमता के साथ भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए उचित आवंटन और नीतिगत पहलें देश के हृदय को मजबूत करने और समृद्ध बनाने में मदद करेंगी। बहरहाल देखना होगा कि पेश होने वाला ये बजट प्रदेश के लिए कितनी राहत और सौगातें लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो निर्मला का पिटारा, मध्य प्रदेश का चमकेगा सितारा, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। केएस शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, कितनी उम्मीदें कल के इस बजट से की जा सकती है कि आम जनता के लिए किस तरह से राहतों का बजट होगा, खासकर मध्य प्रदेश के लिए? कल जो देश का बजट आएगा जी, भारत के जन और का बजट, मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश का दिल के लिए जो अपार एक संभावना है, वो चाहे अधोसंरचना का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, जो जो हमारे मांगे पूरी होना है, ये बेतवा लिंक का विषय हो, सिंहस्थ का विषय हो, निश्चित तौर पर बजट निर्मल बजट होगा, अमृत काल का अमृतमय बजट होगा और मध्य प्रदेश को इतना कुछ मिलेगा। देश की भी सारी बातों को ध्यान सरकार रखती है, पर मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास होगा, ये मध्य प्रदेश वालों को पूरा भरोसा है। और कल जब बजट आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग आनंद मनाएंगे, उत्साह मनाएंगे और एक अमृत काल का ऐतिहासिक बजट होगा जो मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को आगे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं अमृतकाल का बजट होगा जो मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सहायक होगा। लेकिन जितेंद्र जी, विपक्ष क्या मानकर चल रहा है? क्या उम्मीद की जा सकती है इस बजट से कि कुछ बेहतरी होगी, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या सौगातें आप देखते हैं इस बजट से मिलनी चाहिए? जी जितेंद्र जी।
जितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए, इनसे फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। केस चाइनी जी, जिस तरह से अमृतकाल का बजट बीजेपी से बता रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मायने में कितना आप मान सकते हैं कि यह बजट खास होगा और क्या कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए इस बजट में? अमित जी, ये बजट मैंने देखा कि आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया है, टेबल किया है। हाँ। और अगर इस इकोनॉमिक सर्वे का ध्यान दे तो काफी मतलब रोबस्ट दिखता है वो, तो एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी दिख रहा है। सर, अब बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ से देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो सर्वे कहता है उसमें ही ये कह रहे हैं कि 80 लाख लोगों को हर साल जॉब मिलेगा, तब जाके ये हमारा इकोनॉमी स्टेबल होगा और वो सबसे बड़ा एक फाउंडेशन रहेगा। और अगर 80 लाख मतलब 5 साल में आपको कम से कम 4 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है, ये कहाँ से जनरेट होगा? अगर मध्य प्रदेश जैसे मतलब हृदय राज्य है देश का और वहाँ पे होगा कि सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अब इस बार किस तरह से स्पेशल पैकेजेस देते हैं ये देखना होगा, ये तो हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को ध्यान नहीं दिया तो ये इकोनॉमी जो है इसको हम सस्टेन करना मुश्किल होगा। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा एक क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ के फार्मर्स की स्थिति क्या है? क्या फार्मर्स स्पेशल पैकेज दिया जाएगा मध्य प्रदेश के लिए? एक लॉजिस्टिक हब बनाना है मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो सेंट्रली लोकेटेड है। हर स्टेट में जाने के लिए मध्य प्रदेश सबसे एक ट्राई पोर्ट बना है अगर यहाँ पे, तो पूरे देश के लिए वो एक उपलब्धि हो सकती है। लेकिन उस डायरेक्शन में सेकंड होता है मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों क्षेत्र में अगर ध्यान देंगे तो स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और साथ में इकोनॉमी की बूस्ट होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मध्य प्रदेश को सेंटर को एक स्पेशल स्टेटस देकर ये दोनों सेक्टर्स के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं है और जो फार्मर्स है वो इतना प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनके जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनको अपने प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता ही नहीं है, उनको मालूम ही कई चीज की तो जानकारी नहीं है। इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है और डाइवर्सिफाई करना, अपने जो भी क्रॉप्स है उसको डाइवर्सिफाई करना, इन सबको जो स्किल करना भी एक तरह से इस बजट के अंदर किस तरह से सरकार करती है ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हब मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि लोकल स्तर पर जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन जितेंद्र जी, सवाल यही है कि हर बार बजट से उम्मीदें तो कई की जाती हैं, लेकिन कोई ना कोई अंश ऐसा होता है जो हम देखते हैं कि छूट गया। लेकिन इस बार का जो वित्तीय वर्ष है जिसके लिए बजट पेश किया जा रहा है, क्या मानकर चल रही है कांग्रेस? क्या कुछ मध्य प्रदेश को दिया जाना चाहिए जो कि यहाँ अनिवार्य है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में से बहुत उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से। मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर वो पंख नहीं लग पाए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 18 सालों से एक ही सरकार का शासन रहा, आपने देखा। निश्चित तौर पर इतना स्थायित्व तो किसी भी सरकार को मिले उस प्रदेश के विकास में मुझे लगता है कहीं कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। काफी समय से केंद्र में भी उसी दल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। तो डबल इंजन मिलकर के मध्य प्रदेश का वो रोड मैप तय कर देते हैं जिससे मध्य प्रदेश कम से कम विकास की पटरी पर दौड़ने लगता। अभी आर्थिक सर्वे देखा आपने, क्या बता रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी है और रोजगार की कमी के कारण मध्य प्रदेश का 25% युवा या तो जेल में है, अपराध में लिप्त है, या 25% युवा नशे की चपेट में। 80 लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, तब कहीं जाकर के कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को जो पैकेज की बात की गई वो बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का किसान बदहाल है। मध्य प्रदेश के किसान को बहुत लालच दिया गया, बहुत सपने दिखाए गए। धरातल पर मध्य प्रदेश का किसान ठगा महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर कोई एक बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश के लिए, फूड प्रोसेस यूनिट मध्य प्रदेश में कहीं कुछ इस तरह ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में भी केंद्र सरकार का ध्यान है। मध्य प्रदेश के किसान को फसल बेचने का संकट है। 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान की बात की गई थी। अगर उस दिशा में कुछ हो तो समझ में आएगा कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का ध्यान रखा गया इस बजट। जल, जंगल, जमीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
उनका दोहन कैसे हो, उनका सुव्यवस्थीकरण कैसे हो, और वो मध्य प्रदेश के राजस्व बढ़ाने की दिशा में किस तरीके से आगे आए, ये भी ध्यान देने की बात होगी। बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं, देखिए क्या होता है। तो बहुत सारी उम्मीदें तो हैं सुरेंद्र जी, लेकिन जहां तक बात है, जैसे कि शाइनी जी ने भी कहा कि किसानों पर हम फोकस किस तरह से करेंगे, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे ध्यान देंगे। इसके अलावा जितेंद्र जी ने जो पहलू उठाए हैं वो भी काफी वाजिब है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात मध्य प्रदेश में की गई थी। तो क्या इस बार का जो बजट होगा ये मानकर चला जाए कि ये 3 बिंदु इसमें शामिल होंगे? ये निश्चित तौर पर ये 3 बिंदु शामिल होंगे ही जी। और मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन के आधार पर भी मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है, उसके समय भी सरकार प्रयास करेगी। मेरे मित्र जितेंद्र जी बता रहे 18 साल की सरकार और 10 साल की सरकार, केंद्र की सरकार। जरा 10 साल की आपके गड्ढे वाली सड़क तो याद कर लीजिए, दिग्विजय सिंह की सरकार। सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी, पता नहीं चलता कौन पर्यटक आता था। आज हमारी सरकार ने आप सरकार में बैठे, आपने अगर कहीं गलती की तो सरकार से मांगोगे। जंगल जंगल के साथ जन का भी हम ख्याल रखेंगे, जानवर का भी ख्याल रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के विकास का बजट होगा, अमृतमयी बजट होगा। जब सिंहस्थ आएगा उसकी दिशा में सरकार प्रयास करेगी। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है उज्जैन को जोड़ने के लिए या तो 6 लेन हाईवे होंगे या 8 लेन हाईवे होंगे। जब 6 लेन और 8 लेन होगा चारों तरफ से तो निश्चित तौर पर पर्यटक भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ, कृषि के क्षेत्र में और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। आदरणीय साइनी जी ने रोजगार की बात की है, तो मैं शिवपुरी जिले का रहने वाला हूँ। शिवपुरी में 1000 करोड़ की लागत से गन फैक्ट्री बन रही है, तो वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे रोजगार जहां जिस क्षेत्र की आवश्यकता है, या माइनिंग में भी बहुत स्कोप है, माइनिंग की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आपकी सरकार की तरह नहीं जितेंद्र जी, ढोल चराने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग आप देते थे। आप मध्य प्रदेश को कैसा बनाना चाहते थे? हम तो मध्य प्रदेश ये देश का दिल स्वस्थ होकर धड़कता रहे, देश को दिशा देता रहे, और दिल से जो रक्त प्रवाहित होगा उसके आधार पर देश बनेगा। निश्चित तौर पर कल जब बजट आएगा तो देश की वित्त मंत्री हलवा खाकर इस देश के वित्त मंत्री बजट का प्रारंभ करते हैं। वो दिल्ली में हलवा खा रही होंगी, मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में बैठकर हलवा खाएंगे। मुंह मीठा करने वाला बजट होगा कल का। तो मुंह मीठा करने वाला बजट होगा जितेंद्र जी। तो पूरी तरह से तो बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन क्या अब भी प्रतिपक्ष को कोई संदेह है कि कोई अहम पहलू इस बजट में अनदेखा किया जा सकता है? निश्चित तौर पर इतने सारे बजट हमने देखे, मध्य प्रदेश की हालत में सुधार नहीं हुआ। हाँ, मध्य प्रदेश के सरकार में बैठे लोगों ने हलवा खाया है, और दिल्ली में निर्मला सीतारमण ने हलवा तो खाया, लेकिन जब प्याज के रेट बढ़ने की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तो प्याज खाती नहीं, मुझे रेट से क्या लेना देना। ये गैर जिम्मेदारापूर्ण तरीका मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ, यही केंद्र की सरकार में हुआ। और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने में वित्त मंत्रालय का रोल रहा। अरुण जेटली जिन्हें वित्त मंत्री का कोई अनुभव नहीं था, उनके भरोसे इस देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी गई। और 10 सलाहकार, साइनी जी जानती होंगी, 10 सलाहकार जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं की। एक एडवोकेट के भरोसे इस देश की अर्थव्यवस्था कितने सालों तक चलती रही। और जो आज की सरकार इस समय जो है, वित्त मंत्री से सवाल पूछो, रक्षा मंत्री जवाब देता है, रक्षा मंत्री सवाल पूछो, गृह मंत्री जवाब देता है। ये तो इस हाल सरकार के हालात हाजिरा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश का किसान लगातार आत्महत्या करता जा रहा है, उसको सुधारने की दिशा में क्या कदम बढ़ाओगे? 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात जो आपने की थी, उसको अमली जामा कब बनाया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश का भी नौजवान उस गंगा में नहा ले, वो भी रोजगार लगे। जब तक इन इन्वेस्टर मीट से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपकी नियत साफ नहीं होगी, जब तक शासन पारदर्शी नहीं होगा। आज क्यों नहीं इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आ रहा? अमित जी, 7 इन्वेस्टर मीट कर लिया आपने, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया, क्योंकि आपकी आर्थिक नीतियां सही नहीं, आपकी सरकार पारदर्शी नहीं है। 50% कमीशन की सरकार का लेवल इस सरकार पे चस्पा है, इसको सुधारने की दिशा में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रदेश का भी विकास कर पाएंगे और देश का भी विकास कर पाएंगे। ना तो इन्होंने कभी टैक्स पे रहे, यही निर्मला जी ने कहा था कि एक देश एक टैक्स, 100 से ज्यादा आपने संशोधन कर दिए। ये अर्थव्यवस्था इस देश की, आपने कहा था नोटबंदी क्रांतिकारी फैसला होगा, नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। किस मामले में सफल हुए,
इसको बताना चाहिए सरकार को। ठीक है, आपने पिछली कुछ बातों को लेकर अब भी विपक्ष, शाइनी जी, हम देख सकते हैं किस तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जैसे कि सरकार की आमदनी और खर्च के आंकड़े अगर बराबर हो तो उसको संतुलित बजट माना जाता है? इस बार का जो बजट होगा, किस तरह की चुनौतियां केंद्र सरकार के सामने हो सकती है इसे पेश करने के लिए, और उन चुनौतियों को पार करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी। और आपको मालूम है जैसे बिहार और टीडीपी के सहारे सरकार चल रही है, ये दोनों और बाकी छोटे छोटे दल भी हैं। तो अगर इनको अपना सरकार को रखना है, सरकार ना गिरे, तो इनकी जो जरूरतें हैं वो तो पहले पूरा करेंगे वो। अब मध्य प्रदेश से 29 लोग चुन के गए हैं सेंटर में, पर क्या उसी शेयर मध्य प्रदेश को मिलेगा क्या? क्योंकि वहां पे बिहार स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, टीडीपी अपने वहां पे अलग से कैपिटल बनाने के लिए पूरा फंड मांग रहे हैं, तो इसके चलते कैसे बैलेंस बनाएगी सरकार वहां सेंटर में? तो ये बहुत मुश्किल है। जहाँ पे ज्यादा एमपी चुन के गए हैं, जहाँ का स्टेट पुअर है, उनको ज्यादा ध्यान देने पर आपने पिछले बार भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश हमेशा इग्नोर हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई मतलब स्टैंड ही नहीं है वहाँ पे। भले हमारे एमपी ज्यादा है वहाँ गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को वो पैकेजेस नहीं मिल पाते हैं जो उसकी जरूरतें हैं। जैसे एग्रीकल्चर ने कहा, जैसे जितेंद्र जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जॉब्स की बहुत जरूरत है। यहाँ के जो यूथ हैं, जो लोग आज नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, अगर आप उनको स्किल नहीं करोगे, उनको नौकरी नहीं दोगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतने सालों से इन्वेस्टर्स मीट होता है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं आई आज तक। कोई बड़ा फैक्ट्री, आप छोटे छोटे कह सकते हो, यहाँ एक कुछ लगा है, वहाँ कुछ लगा, लेकिन एक क्लस्टर जो बनाना चाहिए, जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु क्लस्टर है वहाँ पे, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है? अगर सेंटर में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार, यहाँ रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, जंगल है, पानी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन एक तरह से इग्नोर किया गया है मध्य प्रदेश, और मुझे लगता है कि इस बजट में कम से कम मध्य प्रदेश को ध्यान रखना चाहिए सेंटर को, और यहाँ फार्मर्स के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल स्टेटस हो, टूरिज्म डेवलप करने के लिए स्पेशल स्टेटस यहाँ पे मिलना चाहिए। तभी मतलब मध्य प्रदेश का जब उन्नति होगी तो ही उस देश के लिए भी प्रगति का एक रास्ता बनेगा। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं किसी पटल पर अनदेखी जरूर की गई है, और इस बार तो पूरे 29 सांसद आपने केंद्र में भेजे हैं चुनकर, तो क्या यह माना जाए कि इस बार बिल्कुल भी अनदेखी नहीं होगी और कुछ न कुछ पिटारे में से एक स्पेशल, हम कह सकते हैं विशेष, मध्य प्रदेश के लिए निकल कर आ सकता है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश की कोई उपेक्षा हुई है। निश्चित तौर पर जो मिलना चाहिए हमारा अधिकार मिला है। और जितेंद्र जी, आपने एक अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाया था, तब देश का सोना आपकी सरकार होने गिरवी रखा था। आज हमारी सरकार ना कोई लोन ले रही, ना सोने गिरवी रख रही, ये हमारी सरकार है। वित्त मंत्री कोई भी हो, सरकार देश के अर्थशास्त्र के हिसाब से चलती है, जैसा जनता चाहती है चलती है। जनता की सरकार है, देश के जंगे मन के आधार पर चलती है। निश्चित तौर पर अमित जी, मैं आपको विश्वास दिलाता के माध्यम से मध्य प्रदेश के वासियों को विश्वास दिलाता हूं, कल जब बजट आएगा तो मध्य प्रदेश के साथ जो एक व्यवहार होना चाहिए, जो उसका अधिकार है, वो पूरा अधिकार केंद्र सरकार उसको देगी। और निश्चित तौर पर ये बजट मध्य प्रदेश के लिए हितकारी, लाभकारी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक पथ प्रशस्त करने वाला बजट होगा। तो कांग्रेस से भी हम जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, बीजेपी तो बिल्कुल भी किसी तरह की चुनौती इस बजट के पहले नहीं मान रही है, लेकिन आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं कि केंद्र सरकार के सामने हो सकती है, और क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश कभी उपेक्षा का शिकार नहीं हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश हर बार उपेक्षा का शिकार हुआ है। मध्य प्रदेश की बड़ी आशाएं होती है इस केंद्र के शासक के बजट से जी, लेकिन मध्य प्रदेश हरदम ठगा हुआ महसूस करता है। आज मध्य प्रदेश के किसान को सहारा देने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश की कृषि चौपट हो रही है, ये आसमानी कारणों से नहीं, ये सुल्तानी कारणों से। लगातार महंगाई का बोझ मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर पड़ रहा है। आपको मैं बताऊं, खाद की बोरी में रेट बढ़ा दिए गए, अनाप शनाप बढ़ाए गए। जब विरोध हुआ तो अब रेट ना बढ़ा करके 5-5 किलो उस बोरी से खाद कम किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश का किसान महंगे बीज, महंगे खाद, महंगे पानी को लेकर के परेशान था। यही उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन बहुतायत में है, प्रचुर मात्रा में। केवल एक इसका ऐसा मैनेजमेंट हो जाए जो मध्य प्रदेश को
आर्थिक लाभ पहुंचा सके, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी है, यहाँ से पूरी की पूरी दी है, उसका ख्याल मध्य प्रदेश का रखा जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश को जैसे साइनी जी ने कहा कि एक स्पेशल पैकेज अलॉट होना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश बीमारू स्थिति से बाहर निकले और विकास की तरफ बढ़ सके। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत हैं इस बजट से। बहरहाल देखना होगा कि कल 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे जब बजट पेश किया जाता है तब मध्य प्रदेश के खाते में क्या क्या आता है। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।